गायत्री महामंत्र एक बार मेरे साथ दोहराओ। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। बहुत ध्यान से सुनना और मेरे साथ साथ चलना भी है। सूक्ष्म शक्ति विचार है, कारण शक्ति आत्मा है, आत्मा की शक्ति हृदय में आती है और हृदय की शक्ति इंद्रियों के माध्यम से मन में आकर के साकार होती है। साधना कर रहे हैं, इस साधना में दो चीज काम आती हैं। चैतन्य के रूप में चेतना और जड़ के रूप में मन। इन दोनों का योग करने वाली शक्ति, मिलाने वाली शक्ति, साधना कराने वाली शक्ति वो हमारी बुद्धि है। जरा अंदर से देखना, अपने अंदर जाओ, साथ साथ चलो मेरे, और लिखना बेटा। अपनी बुद्धि पर जाओ, मस्तिष्क पर जाओ। इसी के सहारे हम संसार को, संवेदनाओं को, प्रेम को, अपनेपन को, सबको इसी से महसूस करते हैं, अनुभव करते हैं। मैंने अभी कहा था, संसार में अगर शक्ति है, जिस तरह से बिजली की शक्ति सारी दुनिया में काम कर रही है, ऐसी जीवन के क्षेत्र में जो शक्ति काम करती है उसको विचार कहते हैं। विचार, मस्तिष्क की बनावट देखिए, यहां से बड़ी ही पेचीदा है, जिसको शायद उसके जो हिस्से काम करते हैं, शायद आज तक उनको कोई जान नहीं पाया है। वही विराट शक्ति है। एक बुद्धि आपकी है और एक बुद्धि उस परमात्मा की है। दोनों के बीच में कैसे संतुलन को बनाया जाए, अब साधना इस पर चलेगी। और उस साधना को करने से पहले हमको एक मशीन का प्रयोग करना है, काम लेना है उससे। तो उसके बारे में
हमें जानकारी होना अति आवश्यक है। अब जरा मस्तिष्क पर रहें। हाँ बेटा, बुद्धि द्वारा ही होता है। अब बुद्धि के बारे में जानकारी लेनी है। मैंने एक बात कहा था बेटा, कान में, आंख में, नाक में, जीभ में और स्पर्श में जो ज्ञान है वो इस बुद्धि का ही अंश है। आगे बढ़ने से पहले मैं दो स्तर पर आपको ले जाना चाहूंगा। एक को कहते हैं जड़ और दूसरे को कहते हैं चैतन्य। और जड़ और चैतन्य को जोड़ने वाला हमारा मन है। अब तक आप लोगों से कहा गया था मन के बारे में कोई बात नहीं करनी, क्योंकि अब साधना करनी है तो अति आवश्यक हो गया। मन के बगैर आप साधना नहीं कर सकते, क्योंकि चेतना में जो प्रवेश करता है गुण या दुर्गुण, वो मन के माध्यम से ही करता है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आ रही है? ये जो मन है जिससे हमारे पास ज्ञान है, इसको लौकिक, भौतिक, सांसारिक मन कहते हैं या चेतन मन कहते हैं। अब जरा देखना, संसार का सारा ज्ञान, बड़ी जरूरी बात आपसे बताना, कहना चाहता हूं और इस बारे में ही आपसे बात करना चाह रहा हूं। जरा पहचानो, देखो। जब तक आप महसूस नहीं करेंगे, देखेंगे नहीं, महसूस नहीं करेंगे, ललिता ये भी बात ठीक है, पर मुझसे ये बताना है, तुम्हें ये बताना है, ये अस्थिरता क्यों, ये जो अस्थिरता है ये क्यों, इसका कारण क्या है? और बेटा, जब तक सिद्धांत को नहीं मानोगे कोई फायदा नहीं होगा। केवल बाह्य दिखावा, क्रिया की मात्र औपचारिकता की पूर्ति, बस इतना भर रह जाएगा। अब हमें उस गहराई में जाना पड़ेगा। आपके पास दो पिछले दिनों से मन बताए गए हैं, एक को चेतन और एक को अचेतन। चेतन में सारा ज्ञान, जो सांसारिक ज्ञान है, वो भरा पड़ा है। पर ललिता बताओ, आज तक जितने साल की हो गई और इस समय के दौरान जितना भी घटनाएं तुम्हारे साथ घटी, क्या वो तुम्हें सारी याद हैं? आज तक तुम्हारे साथ कितनी घटनाएं घट चुकी हैं या तुमने कितनी घटनाएं घटाई हैं? दो बात हो गई बेटा, एक घटना और एक घटाना। मैंने कहा ये ज्ञान है,
इस ज्ञान का संबंध आत्मा से है और मन से भी है। आत्मा इसका मूल स्रोत है, परंतु मन इसका क्रिया पक्ष है। अब ये बात भी आपको कहनी पड़ेगी। ये तो बताया कि संसार सारा चेतन मन के अंदर भरा होता है, परंतु याद रखने वाली बातों को याद रखते हैं जो याद रखने वाली, जिनका कोई महत्व नहीं है, वो आती हैं और जाती रहती हैं, आती रहती हैं और जाती रहती हैं। अब बात यहां आती है कि कुछ ऐसी घटनाएं हैं जो घटती हैं जिनको हम नहीं भूल पाते। वो सारी की सारी हमारे अचेतन मन के अंदर होती हैं। उन्हीं को हम संस्कार भी कहते हैं। और सब कुछ उसी पर टिका है। कैसे टिका है अभी बताऊंगा। चेतन और अचेतन मन मिलकर के एक अजीब सी अलग प्रक्रिया करते हैं। आपस में मिलकर के एक अजीब और एक प्रतिक्रिया करते हैं, दोनों के दोनों। और वो किसके कारण करते हैं? उसका कारण है ग्रंथि। सबसे पहले आदमी के अंदर दो तरह की ग्रंथि पैदा होती हैं। एक ग्रंथि को माता पैदा करती है, हाँ बेटी, इसको अभी दूसरे शब्दों में कहेंगे, अभी तुम्हें समझ आएगा। मैंने कहा पहली ग्रंथि जिसको माता पैदा करती है वो है भय की ग्रंथि। भय। और ये ग्रंथि पैदा होनी शुरू हुई तो फिर दूसरी ग्रंथियां अपने आप जन्म लेती जाती हैं। छोटा सा बच्चा जो किसी चीज से नहीं डरता, मां उसे तरह तरह की काल्पनिक बातें कह करके उसमें डर पैदा कर देती है। तो पुलिस आ जाएगी, बाबा जी पकड़ करके ले जाएगा, चूहा काट खाएगा या बिल्ली आ जाएगी, इस तरह की बातें बोल करके माँ उस बच्चे के अंदर उस ग्रंथि को पैदा कर देती है, जिससे बच्चे में डर पैदा होता है। डर पैदा होने के कारण व्यक्ति निर्भीक और बहादुर नहीं बनता। निर्भीक और बहादुर नहीं बनता। ये ग्रंथियां सहज रूप में अपना प्रभाव डालती हैं और यहीं से आदमी के अंदर बनावटीपन और दिखावा पैदा होता है। वो लोक लज्जा के लिए, आत्मसम्मान के लिए किसी काम को करता है, पर कर्तापन की शक्ति उसके ऊपर कमजोर होती है, क्योंकि वो भय खाता है।
अब जरा सवाल कर रहा हूं, बताओ कौन व्यक्ति ऐसा है जो सहज अवस्था जिसके पास हो, वो किसी चीज से भय ना खाए? तो कौन सा कर्म मुश्किल है उसके लिए? क्यों? क्योंकि उस अवस्था में उसकी बुद्धि प्रॉपर अपना काम वो करती रहती है जो उसको करना चाहिए। बोलिए हां या ना। बेटा अंदर से देखो, सब देखो, अंदर से सब देखिए। और इसी ग्रंथि के कारण अगली ग्रंथि पैदा होती है प्रलोभन की। अगली ग्रंथि पैदा होती है प्रलोभन की। अब मैं आपसे पूछ रहा हूं, एक आदमी डरपोक है और गांव में रहता है, दिन छिप गया और अंधेरा हो गया। दिन में वो आदमी कहीं कहीं तक घूमता रहता है, पर रात होने पर उसको डर लगता है। उससे रात को कहा जाए कि मजबूरी बस रात को आपको अपने खेत में जाना है, तो वो डरेगा। परंतु लोक सम्मान के कारण दिखावा भी करेगा, निर्भीक होने का। अब अंदर से देखें, अगर उसके अंदर से आ रहा है रास्ते में कोई चोर मिलेगा, जानवर मिलेगा, कोई और घटना मेरे साथ घटेगी, तो क्या ठीक बात है वो घटना घटेगी उसके साथ? बोलो बेटा, क्या उसके साथ वो घटना घटेगी जिसकी कल्पना वो कर रहा है? परंतु उसकी चेतना पर निरंतर वो चीज काम कर रही है जो उसके अचेतन मन के अंदर गई हुई है। अगर कोई उसे दूसरा व्यक्ति ये कहे, चल मैं देखता हूं तेरे साथ क्या होता है, मैं तेरे साथ रात में चलूंगा, तो उसकी भय की ग्रंथि साथ होने के कारण कमजोर पड़ जाएगी। क्योंकि ताकत ग्रंथि तो वैसी ही रहेगी, साथ मिलने से उसका साथ, दूसरे का साथ, किसी अपने का साथ मिलने से उसका भय कम हो जाएगा। अब अंदर से देखना, मैं निर्भय तो नहीं कह रहा, पर यह जरूर कह रहा हूं वो केवल सावधान होकर के चलता रहेगा, उसका साथ देता रहेगा। और यदि अचानक कोई घटना घटती है तो वह पहले से चौकन्ना रहेगा। बुद्धि की बात कह रहा हूं, जो उस अवस्था में उसको रखती है कि वो चौकन्ना रहता है और आने वाली किसी भी घटना के लिए तैयार रहता है। दूसरा भय जो है उसको ये है कि कल क्या होगा, मेरे साथ क्या होगा, मेरे जीवन में क्या होगा, वो भय उसको सताता रहता है और उसकी ग्रंथि बन जाती है।
ये हम मस्तिष्क किस तरह से काम करता है इस पर विचार कर रहे हैं, आपस में विचार कर रहे हैं बेटा। इसको प्रवचन मत मानना, आपसे मैं जवाब ले रहा हूं, हम दोनों बात कर रहे हैं इस पर। अब मैं फिर से कह रहा हूं, क्या इस घटना को रोका जा सकता है? अगर ग्रंथि बन गई, जब तक ग्रंथि है तब तक उसके प्रभाव को आप रोक नहीं सकते और उसके दुष्परिणाम से भी आप बच नहीं सकते। अंदर से देखो, अब मन का सहारा लेंगे, ग्रंथियां मिटानी है तो मन का सहारा लेंगे। तीसरी ग्रंथि जो बनती है वो घृणा की बनती है, घृणा की। जरा सोचना, एक लड़के और लड़की की शादी की जाए, पहले मैं एक प्रत्यक्ष घटना जो मेरे जीवन का अनुभव है उसको आपको बताता हूं। एक लड़की की शादी की गई, जिस लड़के से की गई वो चप्पल बेचने का काम करता था, चप्पल बेचना। प्लास्टिक की चप्पल घर में भरी हुई थी, स्टोर के रूप में घर में भरी हुई थी, उसमें से निकाल करके वो ले जा करके बेचता था। जो चप्पलें खराब आ जाती थी उनको वो चिपकाने वाला गोंद लगा करके चिपकाता भी था। उसकी शादी हुई, उसकी पत्नी नक चढ़ी, कहिए नक चढ़ी। जब वो उसके घर में गई और चप्पलों को देख करके उसका माथा ठनका, और जब वो उसको लगाता था जो सॉल्यूशन था, तो घर में वो स्मेल भी भर जाती थी। तो वो लड़की कहा करती थी, मेरा पति बड़ा गंदा है। अब क्या कह रहा हूं, वो गंदगी की ग्रंथि बनी, शादी के द्वारा वो ग्रंथि बनी, और वो उससे घृणा करती रही, और उस घृणा का परिणाम ये निकल करके आया कि वो शादी चली ही नहीं, टूट गई, टूट गई। ऐसी भी महिलाएं हैं जो अपने पीहर से ससुराल गई और वो घृणा की ग्रंथि के बजाय लगाव की ग्रंथि बनी, और लगाव की ग्रंथि अंदर से सुनेंगे, उस लगाव की ग्रंथि के कारण शादी आगे चली तो पति ने अपने प्रभाव के द्वारा, जो उसका अपना आंतरिक प्रभाव था ग्रंथि का, उसकी अपनी ग्रंथि का जो प्रभाव था, उसने अपनी पत्नी को सताना शुरू किया। परंतु पत्नी के रूप में प्रेम की ग्रंथि होने के कारण वो उसकी मुसीबतों को, जो सो तोमत उसके ऊपर डालता था, उनको सारी जिंदगी सहन करती हुई चली गई।
सारी जिंदगी जितने भी दुख उसने दिए, उन सब दुखों को सहा। हाँ बेटा, अभी तो निराकरण की बात तो आगे आएगी, अभी तो समझिए कारण। जो हमारे मस्तिष्क से ऊर्जा मिलती है वो मन पर आती है और मन से इंद्रियों के माध्यम से संसार में उतरती है। बोलो बेटा, इतनी बात समझ आई? मैं घृणा की बात आपसे कर रहा था। एक व्यक्ति का बड़ा मन था, चेतना अंदर अंदर काम कर रही थी। उसका मन था कि इस बात को सबको बताया जाए, सबको समझाया जाए, सबको अच्छे रास्ते पर चलाया जाए। बेटा, उसमें से हम और तुम भी हो। उस व्यक्ति का जो मन था वो उमंगे भर रहा था। एक सभा आयोजित की गई, काफी पब्लिक को उसमें बुलाया गया। जिसको उमंग उठ रही थी के प्रवचन करना, माइक से प्रवचन करना शुरू किया। जब माइक से प्रवचन करना शुरू किया तो उसके प्रवचन में हृदय का प्रभाव नहीं था। वो प्रवचन सामने वाले के मन को रूखा लगा और सामने वाले सब उससे बचने की कोशिश करने लगे। जब बचा नहीं गया तो एक एक करके निकलने लगे। व्यक्ति को बड़ा झटका लगा, अंदर से बड़ा झटका लगा और उसे अपना अपमान महसूस हुआ। अपमान महसूस होने के कारण वो मानसिक दबाव में रहने लगा। लोक सम्मान के कारण वो मानसिक दबाव में रहने लगा। अब वो किसी से खुल करके नहीं बोल पाता। एक ऐसा डर जो उसके अंदर व्याप्त हो गया, वो अपनी चेतना को खुल करके व्यक्त नहीं कर पाया। समझ करके एक एक को उसका उद्देश्य बताया। उद्देश्य को बताने के लिए, बताने के बाद उन्हीं व्यक्तियों को फिर इकट्ठा किया गया और वही विचार दोबारा से उसी व्यक्ति के द्वारा दोबारा से प्रवचन कराया गया। अब वो प्रवचन जैसे ही शुरू हुआ, क्योंकि उनके अंदर वो प्रभाव पहले से था, और जैसे ही उसने प्रवचन करना शुरू किया, उसका विचार, उनके अंदर जो विचार था उसको प्रभावित करना शुरू किया। अब अंदर से सुनना, जो वो कहना चाहता था, अचेतन से कहना चाहता था, वही बात उसने अब भी कही, परंतु चेतन पर अचेतन का प्रभाव ना होने के कारण पहले बात वो समझ नहीं आई, और समझ ना आने के कारण पब्लिक उससे
उकता गई, ऊब गई, उठ करके चले गए। परंतु अब विचार में उतर रहा था, तो विचार में विचार उतरने के कारण सबको अच्छा लग रहा था। सब तालियां बजाने लगे, उसकी जय बोलने लगे। तो जो मानसिक ग्रंथि अपमान के कारण उसके अंदर बनी, वो खुल गई, मिट गई। अब वो मिट गई तो अंदर से उसका साहस बढ़ा, अंदर से उसका साहस बढ़ा। साहस बढ़ने के कारण अब वो कहने लगा मैं कुछ भी कर सकता हूं। उसका मस्तिष्क काम करने लगा। अक्सर हम लोग क्या करते हैं, अपने बच्चों को कहते हैं तो बुद्धू है, ये तो पागल है, या मैं दूसरे शब्दों में कहूं, बच्चा जिस विचार का विरोध करता है उसमें अपना अपमान महसूस करता है। आज वो बच्चा है, कल बड़ा हो जाएगा, पर जिससे उसको अपमान महसूस होगा उसका वो कभी सम्मान नहीं करेगा, क्योंकि उसके अंदर ग्रंथि बन चुकी है, इसने मेरा बहुत अपमान किया है। वो ग्रंथि उसके अंदर बन चुकी है और वो ग्रंथि कितने ही जन्म ले लें, जब तक वो ग्रंथि बनी रहेगी तब तक वो अपना काम करती रहेगी। ये बदलाव है। थोपना, किसी पर अपने विचार को थोपना, वो आप कर सकते हैं, परंतु जो आप थोप रहे हैं उसका प्रभाव सामने वाले पर जाकर के पड़ रहा है। डरवश जैसे अधिकारी हैं, पुलिस है, या कोई दंड का जिसके पास अधिकार है, कोई भी विभाग क्यों ना हो जिसमें पब्लिक के काम होते हैं, मान लीजिए कोई सेल टैक्स का काम उलझ जाए तो उसके अधिकारी के पास जाने में आपको डर लगेगा, क्योंकि उसके पास अधिकार है आपका बुरा करने का। उस बुराई से हम भय खाते हैं, इसलिए उसके पास जाने में हमको डर लगेगा। हम बीमार हो गए तो बीमारी की भी एक ग्रंथि बनती है। मुझको तो शुगर हो गई, अब शुगर हुई या नहीं हुई, क्योंकि अचेतन ने मान लिया कि मुझे शुगर हो गई, अब वो ग्रंथि बन गई। वो ग्रंथि अपने आप आपके अंदर क्रियाशील होगी, अपने गुण को छोड़ेगी और आपकी चेतना को जकड़ेगी। अमर बेल की तरह से आपकी चेतना को जकड़ेगी। आप उसके प्रभाव में जाकर के जकड़ जाएंगे। कितना इलाज करा लीजिए, छूटेंगे नहीं। छूट गए, बीमारी ठीक हो गई तो फिर पकड़ लेगी, क्योंकि ग्रंथि बनी हुई है। इसलिए कहा था
इस मस्तिष्क को समझना बहुत आवश्यक है। साधना का जो क्रम चला है वो तभी चलेगा जब मन और मस्तिष्क का योग हो। मन और मस्तिष्क का योग हो। आप भय ना खाएं, अंदर से आप बहादुर बनकर के काम को करिए, तो घटना आपके ऊपर हावी नहीं होगी। आप घटना के ऊपर हावी होने की क्षमता अपने अंदर जगा लेंगे। एक साहस आपके अंदर जगेगा, मैं ये कर सकता हूं, मैं ये कर सकता हूं। एक साहस आपके अंदर जगेगा। बात को कल और अच्छे से समझाएंगे। आज समय पूर्ण हो रहा है, इसलिए पूर्णता की तरफ चलेंगे। अंतर चेतना पर प्रभाव जाए, मेरे साथ साथ मन ही मन दोहराए। ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय, ओम तमसो मा ज्योतिर्गमय। असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय, असतो मा सद्गमय। मृत्योर्मामृतं गमयः, मृत्योर्मामृतं गमयः। मृत्योर्मामृतं गमयः। तमसो मा तमसो मा तमसो मा, ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय ज्योतिर्गमय। असतो मा असतो मा असतो मा, सद्गमय सद्गमय सद्गमय। ओम मृत्योर्मा मृत्योर्मा मृत्योर्मा, अमृतम गमय अमृतम गमय अमृतम गमय। दोनों हाथ रगड़िए, मुख पर फिराइए। ये ग्रंथियों का प्रभाव है जो उबन हमारे अंदर लाता है, मन में सक्रियता नहीं लाने देता। अगर आ जाती तो साहस पैदा होता, उमंग के कारण साहस पैदा होता, और किसी भी क्षेत्र में हम फेल नहीं हो पाते। विद्यार्थी जिस तरह से परीक्षा से डरता है, ना पढ़ना उसकी कमजोरी है। सुबेरे मैं एक्सरसाइज करने के लिए और दौड़ लगाने के लिए जाता हूं तो मन करता है छोड़ दीजिए, आज मत जाओ, कल चले जाना। बुरे काम के लिए नहीं करता, नहीं रुकता, उसमें रस लेता है। अच्छे काम पर नहीं चलता, भय खाता है, जोर पड़ता है। कल और समझाएंगे। आज की बात को यहीं पूर्ण कर रहा हूं।